Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में जितने भी फॉर्मूले हैं सभी को एक साथ विद एग्जांपल करने वाले हैं। बाकी जितने भी डेरिवेशन हैं पहले के सभी वीडियोस में हमने कर रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली सारी वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुँच सके। तो इस चैप्टर में सबसे पहला और बेसिक फार्मूला है कॉलम्स लॉ, जो कहता है फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चलिए अब इसका मतलब समझते हैं। जैसे मान लो दो चार्ज है, यहाँ पे मान लो एक Q चार्ज प्लस Q, एक माइनस Q। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जो इन दोनों चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, हमें पता है कि दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। जैसे दो मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फोर्स लगता है, ठीक उसी तरीके से दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ से मान लो कोई प्लस Q चार्ज है माइनस Q चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ Q1, इसे Q1 मान लेते हैं, इसे Q2 मान लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ Q1 और Q2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। मान लेते हैं कि इन दोनों चार्जों के बीच में डिस्टेंस R है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज गिवन बाय फोर्स इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। जैसे मान लो यहाँ पे 10Q चार्ज है, यहाँ पे 15Q चार्ज है, आप चार्ज चाहें जो भी ले लो। तो जो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो होगा K इंटू 10Q इंटू में 15Q अपॉन में डिस्टेंस मान लेते हैं अभी के लिए, इन दोनों के बीच में R है, R स्क्वायर। फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ही होगा इन दो केस में। अगर इसमें एक प्लस Q प्लस 10Q हुआ और एक माइनस चार्ज हुआ तो हमें पता है कि अपोजिट चार्ज मतलब अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जिसका मैग्नीट्यूड इतना होगा। अगर दोनों पॉजिटिव है, मान लो ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव हुआ, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन मतलब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे इतने फोर्स से, मतलब दोनों केस में फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। बाकी अट्रैक्शन और रिपल्सन इनके साइन पे डिपेंड करता है। अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपेल करेंगे, नेगेटिव है फिर भी रिपेल करेंगे, एक प्लस का हुआ दूसरा माइनस हुआ तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन सब केस में जो सेम डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो इतना ही होगा। आप चार्ज कुछ भी ले सकते हो। तो ये है हमारा पहला और बेसिक लॉ। इसमें K की वैल्यू 1/4πε0 K की वैल्यू होती है। बाकी इसको सॉल्व करके 9 इंटू 10⁻⁹ इतना इसका वैल्यू होता है। ये रहा K 10 इंटू 10⁻⁹। अगर यूनिट की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कॉलम -2 पावर, और एप्सिलॉन नॉट इसकी यूनिट ये और फोर्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल अगर देखें यहाँ से तो इसकी यूनिट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, इस एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, इसकी वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कॉलम स्क्वायर न्यूटन की पावर -1 m की पावर -2। अब सेकंड फार्मूला देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। जैसे कि अब इसको समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे कोई चार्ज है प्लस Q मान लेते हैं, आप चाहो तो -Q भी ले सकते हो। हमें पता है ड्यू टू दिस चार्ज इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इस तरीके से, अगर प्लस है तो चार्ज से अवे। तो इस पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में कहीं भी एक छोटा स्मॉल चार्ज मतलब Q0 जो बहुत ही छोटा होता है लिटिल चार्ज, इसको कहीं भी हम प्लेस करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, इसमें इन दोनों के बीच में फोर्स कितना है, इसको हम Q है तो इसको Q0 मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में फोर्स हो जाएगा कॉलम्स लॉ के अकॉर्डिंग K Q इंटू Q0। दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस R मान लें तो R स्क्वायर डिवाइड बाई Q0। Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू K Q बाई R स्क्वायर, K Q बाई R स्क्वायर।
मतलब किसी भी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो उस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कोई पॉइंट चार्ज प्लेस करो, उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है वो डिवाइड बाई उस स्मॉल चार्ज का, उस चार्ज की वैल्यू कितनी है, तो जो वैल्यू हमें मिलेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मिल जाएगा। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है और एसआई यूनिट न्यूटन पर कॉलम। यहाँ पे जनरली जो हम क्यू नॉट लेते हैं वो बहुत ही छोटा होता है, इसके कंपैरिजन में मतलब इसको नेग्लेजिबल होता है, ताकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो इस चार्ज की मेजर करनी है ना कि इसकी, तो इसको हम बहुत छोटा लेते हैं ताकि इसका कोई खुद के फील्ड का इफेक्ट ना हो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पे, तो ताकि हम इसका मेजर कर सकें। अगला फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जो जिसको हम पी से डिनोट करते हैं, जो होता है क्यू इंटू 2a। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, एसआई यूनिट कॉलम मीटर। ये सेंटीमीटर नहीं कॉलम मीटर है। तो समझते हैं इसमें क्या होता है। इसमें 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, जैसे मान लो प्लस क्यू है तो दूसरा माइनस क्यू होगा। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज केप्ट फ्यू डिस्टेंस अपार्ट। हमारे सिलेबस में मेनली इन दोनों चार्जों के बीच में डिस्टेंस 2a लिया हुआ है कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, कोई भी चार्ज या तो माइनस क्यू या फिर प्लस क्यू इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, बस इसी के प्रोडक्ट को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हो कोई भी चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन देम, तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a, पी इज इक्वल्स टू 2a क्यू, एसआई यूनिट कॉलम मीटर। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। इसमें होता है क्या, जैसे मान लो कि कोई ये डाइपोल है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, हाफ डिस्टेंस ए, ये हाफ डिस्टेंस ए हो जाएगा क्योंकि हमने पूरे को 2a लिया हो। तो एक्सियल पॉइंट का मतलब होता है इस डाइपोल के इस एक्सिस के अलोंग इधर भी कोई पॉइंट, इधर कोई पॉइंट, या फिर इधर कोई भी पॉइंट। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमें इस डाइपोल के सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मतलब यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए पॉइंट, पॉइंट को P मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस डाइपोल एट पॉइंट P, जिसका उस पॉइंट P और उस डाइपोल के सेंटर के बीच में डिस्टेंस r है, तो वो होगा EA। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल लाइन इज इक्वल्स टू 2kPr अपॉन में r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे r डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट P तक का डिस्टेंस है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अगला फॉर्मूला देखते हैं जो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ डाइपोल, जो होता है W इज इक्वल्स टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इसमें जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है, किसी भी तरीके से आप सेट कर सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव इस डायरेक्शन में। हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल प्लेस कर दिया है, ये रहा डाइपोल का प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2 है। तो मैंने आपको टॉर्क वाली वीडियो में बताया था कि इसमें इस केस में इस पर एक टॉर्क लगेगा जो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। तो हमें इसको इस पर वर्क करके इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो उस वर्क डन जो हम इस पर करेंगे वो इस डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, जो इतना होगा। तो इसमें P डाइपोल मोमेंट मतलब चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन देम, डाइपोल मोमेंट हो गया। E इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे सेटअप है, cos थीटा 1 मतलब इनिशियली डाइपोल कौन कितने एंगल पे प्लेस्ड है, तो हमें इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके इसको इस पर वर्क करके cos थीटा मतलब थीटा 2 तक ले जाना है। तो मान लेते हैं कि इनिशियली ये cos मतलब थीटा 1 पे प्लेस्ड है, हम इसको रोटेट करके थीटा 2 तक ले गए। तो इस प्रोसेस में जो हमने इस पे वर्क किया वो इस डाइपोल में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू W इज इक्वल्स टू PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होगा। अब देखते हैं अगला फॉर्मूला जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई इज इक्वल्स टू EA cos थीटा, और इसकी SI यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर मतलब इस डायरेक्शन में होगा एरिया वेक्टर। और यहाँ पे कोई मान लो चार्ज प्लेट रखा हुआ है, चार्ज प्लेट को रखा हुआ, तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पता है हमें चार्ज प्लेट है तो प्लेट से अगर जाएंगी इस तरीके से मान लेते हैं, इस एरिया से पास हो रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और इस एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसके दो अगर कंपोनेंट करेंगे तो एक हो जाएगा E साइन थीटा, दूसरा हो जाएगा E कॉस थीटा। तो ड्यू टू दिस चार्ज मतलब ड्यू टू दिस सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस गिवन पर्टिकुलर एरिया इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई ए कॉस थीटा, मतलब ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ए इसका एरिया कितना है कॉस थीटा, मतलब एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा। अगला है गॉस थ्योरम जो कहता है कि फाई इज इक्वल्स टू मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू टोटल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसे कि मान लो कोई क्लोज्ड सरफेस है, इसके अंदर चार्ज है फॉर एग्जांपल +4Q -2Q, तो जो इस सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा 4Q प्लस -2Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, मतलब इस सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज इनक्लोज है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। हमें एक बार ध्यान रखना, जो चार्ज हमें लेना है वो Q टोटल केवल इस सरफेस के गॉसियन सरफेस के अंदर है, बाहर का हमें नहीं लेना। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मान लो कि +10Q होता तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब खाली वो उससे है जो इस सरफेस के अंदर है, ये गॉसियन सरफेस है। फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई स्ट्रेट लाइन चार्ज है, तो हमें इसके थ्रू चार्ज मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, इसके अंदर चार्ज कितना है वो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा जो इस सरफेस गॉसियन सरफेस के थ्रू पास्ड आउट होगा। अगला फॉर्मूला लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, जो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ यूनिट मीटर सेंटीमीटर मतलब कॉलम मीटर इनवर्स। फॉर एग्जांपल कोई L लेंथ का कंडक्टर है, मान लेते हैं हम लेंथ L है, पूरे पे चार्ज Q है, तो एक यूनिट लेंथ में जितना जो चार्ज होगा वो होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब टोटल पूरे में कितना चार्ज है डिवाइड बाई पूरे का लेंथ कितना है, वो हो जाएगा लैम्डा, मतलब चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। और दूसरा सरफेस चार्ज डेंसिटी, फॉर एग्जांपल कोई स्फीयर है मान लेते हैं, और तो हमें पता है कि होलो स्फीयर में जो चार्ज होता है वो सरफेस पर रिसाइड होता है, अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। तो इस केस में सिग्मा, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, जो सिग्मा होगा टोटल चार्ज मतलब इस पूरे सरफेस पे चार्ज कितना है डिवाइड बाई एरिया, मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो हमें एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है वो मिल जाएगा, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं सॉलिड स्फीयर, जैसे मान लो सॉलिड है, पूरे में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो पूरे वॉल्यूम में चार्ज कितना है डिवाइड बाई पूरे का वॉल्यूम, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम V है, तो इस तरीके से हमें चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक छोटे से यूनिट में वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो मिल जाएगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है, यूनिट इसका कॉलम पर मीटर इनवर्स, कॉलम मीटर की पावर -2, कॉलम मीटर की पावर -3, तीनों में डिफरेंट है। अब अगला देखते हैं जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग चार्ज कंडक्टर हैविंग लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी। फॉर एग्जांपल कोई लाइन है कंडक्टर मान लेते हैं जिसपे चार्ज Q है, चार्ज डेंसिटी लैम्डा Q/L है, पूरे का लेंथ L। तो इस लीनियर चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट R डिस्टेंस वो जो होगा 2K λ/R, ये कांस्टेंट है 2K, तो 2 इंटू लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में R। जैसे कि यहाँ पे K कांस्टेंट हमें पता है, तो ये हो गया E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो अगर ग्राफ देखें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और R तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट प्लेन शीट, जो होता है E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। फॉर एग्जांपल मान लो कोई प्लेन शीट है इनफाइनाइट, सरफेस चार्ज डेंसिटी इस पे सिग्मा है, तो ड्यू टू दिस शीट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे जो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। और अगर एक फील्ड पॉजिटिवली चार्ज हुआ जिसकी डेंसिटी प्लस सिग्मा है, और एक शीट नेगेटिवली चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस केस में आउटसाइड 0 होगा। अगला है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल, मतलब कोई स्फेरिकल बॉल है जो अंदर से मतलब खाली है, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक ये रेडियस मान लेते हैं R कैपिटल R, तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ/R², मतलब
स्फेयर से के सेंटर से r डिस्टेंस दूर, मतलब यहाँ पे जो होगा स्फेयर के आउटसाइड वो होगा k/r²। चार्ज मतलब पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमें पता है कि चार्ज अंदर नहीं होता इस केस में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगा वो जीरो होगा, क्योंकि इनसाइड में कोई चार्ज है ही नहीं, तो जब Q जीरो होगा तो पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस, मतलब इस सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो ये होगा k/r², जो कांस्टेंट और मैक्सिमम होता है। r जो स्फेयर का रेडियस है जो कांस्टेंट है, और पूरे पर जो चार्ज है वो भी कांस्टेंट, और k कांस्टेंट है ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्फेरिकल सेल के सरफेस पे होता है वो मैक्सिमम और कांस्टेंट होता है। अगर ग्राफ ड्रॉ करें तीनों को कंबाइन करके तो होगा कुछ इस तरीके से। यहीं पर ड्रॉ करते हैं। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और ये डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो हम देख सकते हैं कि सेंटर पे जीरो है और ये सरफेस पे मैक्सिमम है, तब सेंटर पे जीरो, सरफेस पे मैक्सिमम, उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यहाँ पे ऑन सरफेस पे मैक्सिमम, उसके बाद आउटसाइड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, जो कि यहाँ से पैराबोला बनेगा। अब दूसरा देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड चार्ज स्फेयर, मतलब सॉलिड स्फेयर इस बार भी है, रेडियस r है, पूरे में चार्ज लेकिन इस बार डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो एक सॉलिड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड मतलब सेंटर से कहीं भी किसी भी r डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा k/r²। सिमिलरली एट द सरफेस पे सेम होगा k/r² जो कांस्टेंट होगा, क्योंकि r इसका कांस्टेंट रेडियस है। लेकिन इस बार इन साइड में केस अलग हो जाएगा, क्योंकि चार्ज इस बार अंदर भी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होगा r³ ध्यान देना कांस्टेंट है, जो इसका रेडियस है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, जो कि हमने r मतलब कोई इस बार अंदर पॉइंट लिया है। तो अगर हम तीनों को कंबाइन करके ग्राफ ड्रॉ करें तो इसमें कुछ इस तरीके से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये सरफेस ये रहा। तो हम देख सकते हैं कि इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब ग्राफ इस तरीके से आएगा, मैक्सिमम सरफेस पे, फिर वहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये यहाँ से पैराबोला है। एक और ज़रूरी फॉर्मूला जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम K से डिनोट करते हैं, इसको हम परमिटिविटी भी कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये होता क्या है, ये जो होता है रेशियो ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन मीडियम। फॉर एग्जांपल मान लो दो चार्ज है, एक एग्जांपल के लिए Q ले लेते हैं, -Q ले लेते हैं, डिस्टेंस r है। तो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, अभी एक प्लस एक माइनस है तो इस केस में अट्रैक्शन होगा, तो Q1Q2/r², ये होगा वैक्यूम में, जब चार्ज वैक्यूम में रखा हुआ है। अगर हम इसी चार्ज को सेम डिस्टेंस पे लिक्विड में या किसी अदर मीडियम में, तो अभी फिर लिक्विड ले लेते हैं, लिक्विड में प्लेस कर दें, तो इस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो भी होगा KQ/r²। तो जो K होता है वो K होता है इक्वल्स टू फोर्स इन वैक्यूम, मतलब फोर्स वैक्यूम में कितना था, वैक्यूम डिवाइड बाई फोर्स किसी मीडियम में डालने के बाद कितना हुआ। यहाँ से आप देख सकते हो कि फोर्स इन मीडियम मतलब किसी भी मीडियम में डालने के बाद जो फोर्स होता है वो फोर्स वैक्यूम डिवाइड बाई K, मतलब K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू, अगर इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे तो ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए होता है, एप्सिलॉन किसी अदर मीडियम के लिए होता है, तो ये एक रिलेशन होता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी स्टेप में कोई डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक या कोई फॉर्मूला छूट गया तो नीचे कमेंट में बता देना, आगे आने वाली वीडियो में मैं उसको कवर कर दूंगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।